आपने 2.5 लाख कुंडलियां देखी हुई हैं लोगों की। सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन सा है? ना तो सारे प्लैनेट अच्छे होते हैं, ना ही सारे प्लैनेट बुरे होते हैं। लोग कहते हैं हमारा भाग्य खराब है। काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लोग किसी का गलत कर सकते हैं? प्लैनेट पोजीशन के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार, विचार बनते हैं और बिगड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट है और इसकी शुरुआत हमने एस्ट्रोलॉजी से की है। पहले मैं एस्ट्रोलॉजी को इतने अच्छे से नहीं समझता था जितना मैंने इस पॉडकास्ट को शूट करते टाइम समझा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी इसमें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं देवस्वरूप शास्त्री जी। इनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा डीपली है और इन्होंने इंडिया में एक रिकॉर्ड भी बनाया है 2.5 लाख राशियाँ देखने का। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी डीपली समझनी है तो आप एक पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिए अपने पास और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों के लिए पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है विद डॉक्टर देवस्वरूप शास्त्री जी के साथ। आज का हमारा पहला पॉडकास्ट है देवस्वरूप शास्त्री जी के साथ। तो नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार। आपके साथ बैठ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और पहला सवाल तो हमारा यही आता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि क्या होती है। ज़्यादातर लोग इसको सिर्फ पैसा कमाना या फिर इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। तो ऐसा ज़रूरी है कि पैसा कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजी होती है? एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में आपका मार्ग प्रशस्त करती है और एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से समझिए कि एस्ट्रो विज्ञान है, वो ज्योतिष विज्ञान है। ये आपकी अचेतन मन की धारणाओं को ज्योतिष बता देती है। आपकी किस समय पर कैसी कंडीशन रहेगी यह ज्योतिष बता देती है। कुंडली जो 12 भाव हैं कुंडली के, और उसमें जो 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र, इनका ये जो कॉम्बिनेशंस हैं उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन की हर तरंग को बड़े ही आसानी से उसको देखा जा सकता है। तो ज्योति मतलब प्रकाश, ईश मतलब ईश्वर। ज्योतिष शब्द का अर्थ ही ईश्वर का प्रकाश होता है और हमारे यहाँ वेदों को भगवान मानते हैं, तो भगवान के नेत्र ज्योतिष कही गई है। जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा और जो बीत गया वो कैसा रहा है, ये सब कुछ ज्योतिष आपको बता देती है। कुछ वही 9 ग्रह और 12 घरों की कैलकुलेशन से। बिना लाइट के भी गाड़ी चल जाती है, लेकिन जब गाड़ी में लाइट होती है तो अंधेरे में जिस प्रकार से प्रकाश हो जाता है उसी प्रकार ज्योतिष से आपके जीवन में प्रकाश हो जाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से वह आपके जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में आपको बताता है। और यह अचेतन मन में, आपके अवचेतन मन में जो डाटा पड़ा हुआ है वह उसका मार्ग क्या है उसको ज्योतिष बता देता है। वह कुंडली के 12 भाव आपको आपके जीवन के हर तरंग को बड़े ही सरलता और सहजता से प्रकाशित कर देते हैं। और अगर उनके प्रकाश को अगर हम स्वीकार करके चलते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं आप प्राप्त करते हैं। बोलते हैं ना भविष्य के बारे में हम पहले से जानकारी कर सकते हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी से हम भविष्य बदल भी सकते हैं? ज्योतिष कभी भी किसी का भविष्य बदलता नहीं है। ज्योतिष बता देता है कि आपका मार्ग ये है और उस मार्ग पर चलने से आपको सुख होगा। यही ज्योतिष का कार्य है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के मार्ग पर है, जो स्वयं के धर्म पर है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। और जो विपरीत कार्य कर रहा है, जो उसकी प्रकृति नहीं है, जहां का वह व्यक्ति नहीं है, जो उसके लिए कार्य नहीं बना और वह उस कार्य को कर रहा है, तो वह दुखी है। हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं। उन 6 शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र को एक मयूर की शिखा से
उपमा दी गई है, यद्वत मयूर शिखायानाम नागानाम मणियो यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिष शास्त्र मूर्धनि। मतलब कि ज्योतिष शास्त्र 6 शास्त्रों में मूर्धनी है। जिस प्रकार मोर की शिखा विराजमान है, उसी प्रकार इन 6 शास्त्रों में, हमारे वेदांगों में यह ज्योतिष है। और ज्योतिष व्यक्ति का जो मार्ग है उस पर उसको लाने का कार्य करती है। बाकी कार्य तो फिर जो है जगत में परमात्मा ने कर ही रखा है। हम लोगों की राशियों पे क्या महत्व पड़ता है तारों से? जो जन्म पत्रिका में तारे, एक 9 तारा होते हैं, नव तारा, वो अलग है। फिर नवग्रह हैं। तारा मिलान किया जाता है किसी भी व्यक्ति से आपका कैसा संबंध रहेगा। अच्छा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ग्रहों की, तो ये ग्रह आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, ये आपकी कुंडली में जिस समय आपने जन्म लिया उसके अनुसार आपकी एक जन्म पत्रिका बनती है। वो 12 भाव निकाले जाते हैं, 12 राशियों में कहाँ कहाँ पर पोजीशन है, कहाँ कहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके अनुसार आपका जीवन प्रशस्त होगा। और किस प्रकार से रिजल्ट क्रिएट करते हैं, तो ये समझिए, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही इस पूरे ब्रह्मांड में है। हम लोग ब्रह्मांड का एक भाग हैं, ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश हम हैं। तो जो रिएक्शन ब्रह्मांड में होते हैं वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर होना भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने अभी कुंडली की बात बताई, आपने 2.5 लाख कुंडलियां देखी हुई हैं लोगों की, तो कोई ऐसी कुंडली आपने देखी जो बिल्कुल सबसे अलग हुई हो, आपको लगा हो कि ये बाकी कुंडलियों के मुकाबले नहीं है, ऐसी कोई कुंडली देखी आपने? देखिए, प्रत्येक कुंडली हमेशा अलग होती है। ओके। जिस प्रकार 9 अंकों से अनगिनत संख्याएं बनाई जाती हैं, उसी प्रकार कोई भी कुंडली किसी से मैच नहीं करती। आपने देखा कितने सारे लोग हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, उसमें भी सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ हाइट का फर्क आ जाता है, क्योंकि उसमें भी, जुड़वा में भी वो 1 से 2 मिनट का अंतर आ जाता है। और 1 मिनट का भी अंतर आने पर नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड चेंज हो जाता है। जन्म पत्रिका कोई ऐसा जादू नहीं है। लोग कहते हैं ज्योतिषी जी ये कर देंगे वो कर देंगे, ज्योतिष केवल बता सकती है, चर्चा की जा सकती है जन्म पत्रिका पर, और जो जन्म पत्रिका कह रही है उसी डायमेंशन में आ जाने पर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही सुखी हो जाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कुंडली परमात्मा ने खराब नहीं बनाई, भगवान ने सब कुछ बराबर बना करके भेजा है। ये व्यक्ति के स्वयं के मन के भाव हैं। चंद्रमा जिस कंडीशन में आ गया तो कोई व्यक्ति उसी स्थान पर सुख महसूस करता है, कोई व्यक्ति उसी स्थान पर दुख महसूस करता है। तो ये चंद्रमा के कारण हो जाता है। अब लोग कहते हैं हमारा भाग्य खराब है। भाग्य किसी का खराब परमात्मा ने नहीं बनाया। जो लोग भिखारी होकर के भी प्रसन्नता पा गए, कुछ लोग बहुत अधिक धन पा करके भी प्रसन्न नहीं हो पाए। आप इतिहास देखेंगे तो कई बुद्ध राजा होते हुए और अपना देश छोड़ करके चले जाते हैं, भिक्षा करके भोजन प्राप्त करते हैं और उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। और कई राजा लोग अपने जीवन में खूब परिश्रम करते रहे मगर प्रसन्न नहीं हुए। तो बात है आपके चित्त की, आपके मन की, और आपकी मन की कंडीशन को और मन की स्थिति को ठीक करने के लिए ज्योतिष आपकी हेल्प कर सकता है। तो शास्त्री जी, आपने जैसे बताया 9 ग्रहों के बारे में, तो मेरे को ये जानना है सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन सा है? देखिए, मैंने अभी तक 18 वर्षों का मेरा करियर हो गया, ना तो कोई ग्रह अच्छा है और ना ही कोई ग्रह बुरा है। कंडीशन पर डिपेंड करता है। अच्छा। आप जब जिस कंडीशन में हैं, कोई दशा आपसे कराना तो कुछ चाहती है और आप कर कुछ रहे हैं, वही प्रकृति वाली बात आ जाती है कि वह दशा कह रही है कि आपको इस समय पर ये कार्य करना है और आप उसका विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो आपके साथ जो आपने विचार किया है वह घटना नहीं घटती। तो आपको लगता है
कि ये मेरी दशा, ये मेरा ग्रह खराब है। जबकि सीधी सी बात है कि किसी भी प्लैनेट से, मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, किसी भी प्लैनेट से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण है, जो दशा जैसा कराना चाहती है, अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई भी समस्या ईश्वर ने नहीं बनाई। तो प्लैनेट से घबराना, किसी भी प्लैनेट से नहीं घबराना चाहिए। ना तो सारे प्लैनेट अच्छे होते हैं, ना ही सारे प्लैनेट बुरे होते हैं। प्लैनेट प्लैनेट हैं, सभी ग्रहों का अपना अपना स्वभाव है, वह अपने स्वभाव के अनुसार रिजल्ट क्रिएट करते हैं। कभी आपके जीवन में कुछ ग्रहों के कारण आपको सफलता प्राप्त होती है, कुछ ग्रह दशाओं के कारण आप जिस कार्य में पहले सफलता प्राप्त कर रहे थे, आज सफलता प्राप्त नहीं करते, तो आपको लगता है ये मेरा प्लैनेट खराब है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, राहु और केतु, इसके बारे में मैंने काफी कथाएं सुनी है, तो एक बार आप भी हमारी ऑडियंस को बताइएगा क्या है मतलब राहु और केतु। राहु है आपका फोकस, और केतु है, मतलब राहु समझिए कि जहां पर आपके नेत्र हैं, और केतु जस्ट उसके पीछे वाला भाग। और राहु ही इनसिक्योरिटी पैदा करता है, राहु ही आपको भविष्य देता है, और केतु है आपका पास्ट। केतु है जहां पर आपका फोकस नहीं है। और वास्तविकता ये है कि कितना भी कोई प्रयास कर ले, जब भी राहु जहां होगा, कुंडली के 12 भावों में से राहु जहां होगा, वहां आपका फोकस स्वयं ही जाएगा। आपको कोई भी बता दे कि इस चीज पर ध्यान ना दें, इस पर ध्यान ना दें, ये कार्य ना करें, ये कार्य, लेकिन जहां राहु है वहां फोकस है आपका। तो आपको फोकस प्रकृति ने वैसा दिया है, और अगर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर करके राहु और केतु के बारे में आपको डराया जाता है, आपको कहा जाता है कि ये राहु की दशा आ गई या केतु की दशा आ गई। सिंपल है कि राहु की दशा आएगी, आप फ्यूचर के लिए इनसिक्योर फील करेंगे, किसी भी बात में आपको चिंता हो जाएगी, आपके पास विचार अधिक होंगे, क्योंकि राहु सिर है। और केतु अगर आपका आ जाएगा तो आप निर्विचार हो जाएंगे, विचार शांत हो जाएंगे आपको कोई विचार नहीं आएगा, आप पुरानी स्मृतियों में रहेंगे। ये तो राहु और केतु की दशा का फल होता है। अब रही बात ये कि राहु जहां है वहां फोकस है। अब वो अच्छी जगहों पर भी हो सकता है और बुरी जगहों पर भी हो सकता है, क्योंकि जो ज्योतिष लोग कहते हैं कि कुंडली में ये अच्छी जगह है, ये बुरी जगह है। लेकिन अगर राहु आपका फोकस है, फर्स्ट हाउस में है, लग्न में है, तो आपका स्वयं पर फोकस रहता है कि मेरा मान सम्मान सभी लोग करें, मैं सब में नंबर 1 रहूं। ये राहु का अपना, राहु जब सेकंड हाउस में रहता है तो व्यक्ति का फोकस जाता है धन की तरफ, पैसे की तरफ, कुटुंब की तरफ, फैमिली की तरफ। जब राहु थर्ड हाउस में है तो उसको अपने प्रेजेंटेशन पर, अपने प्रचार प्रसार पर और अपने कम्युनिकेशन पर उसका फोकस हमेशा रहता है, और अब उसको अपनी मान इज्जत की बहुत ज्यादा परवाह रहती है। जब राहु फोर्थ हाउस कुंडली में प्रॉपर्टी का होता है, भवन भूमि वाहन का होता है, तो वो व्यक्ति गाड़ियों के बारे में ज्यादा सोचेगा, प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा सोचेगा। राहु जब फिफ्थ हाउस में होगा तो वो व्यक्ति अध्ययन अधिक करेगा, रिसर्च करता रहेगा, पढ़ता रहेगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढता रहेगा। राहु जब सिक्स हाउस में होगा तो वह बात करेगा फाइनेंस की, फाइनेंस लेने की, बैंक से लोन कैसे लिया जाए, वो इसलिए इनसिक्योर रहेगा। उसको जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो रिजल्ट मिलेंगे वो नौकरी का और बैंक लोन का, क्योंकि रोग ऋण शत्रुओं का घर है सिक्स हाउस। तो रोग ऋण शत्रु होने के कारण वो किसी न किसी डिजीज को ऐसा पकड़ लेता है कि उस डिजीज को ठीक करने में लग जाता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि कोई डिजीज नहीं भी होती है, लेकिन उसका फोकस है सिक्स हाउस की तरफ, तो वो उस बीमारी को पूरा जो है हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है जब सिक्स हाउस में राहु होता है। राहु जब सेवेंथ हाउस में होता है उसका फोकस अपने पार्टनर की तरफ होता है, स्पाउस की तरफ होता है, अपने व्यापार की तरफ उसका फोकस हो जाता है। राहु जब एट्थ हाउस में होता है, राहु एट्थ हाउस में होगा, एट्थ हाउस से गुप्त रहस्यमयी विद्याओं का, स्पिरिचुअलिटी का, तो और
कोई भी किसी भी प्रकार के पेन का, बीमे के धन का। और जब राहु आपका आ जाता है 9th हाउस में, बात करते हैं परंपराओं की, पिता की, गुरु की, और उन्हीं से आपका बैर रहता है, उन्हीं की तरफ आपका फोकस रहता है। राहु जब 10th हाउस में होता है, उसको अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, गवर्नमेंट, इस तरफ उसका फोकस रहता है, उसका अपने पावर की तरफ फोकस रहता है। राहु जब 11th हाउस में होता है, उसकी डिजायर कंप्लीट नहीं हो पाती, फोकस जो है वो अपनी इच्छाओं की तरफ चला जाता है, अपनी आय को बढ़ाने के लिए चला जाता है, बड़े भाई पर बहुत फोकस हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े भाई से कैसे संबंध रहेंगे, संबंध बहुत ज्यादा भक्त हो सकता है और वह व्यक्ति बहुत ज्यादा शत्रु भी बन जाता है। जब राहु 12th हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करता है। इस प्रकार से राहु फल देता है। केतु जहां बैठ जाएगा वहां से फोकस हट जाएगा। जब केतु 1st हाउस में आ जाता है तो वो जो है व्यक्ति थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, पुरानी स्मृतियों में रहने वाला हो जाता है। केतु 2nd हाउस में हो जाता है तो जो है वो पैसे की चिंता करने वाला नहीं होता और फिर वाणी की भी चिंता नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति झूठ भी बोलने लगता है जब केतु 2nd हाउस में होता है। केतु 3rd हाउस में होता है, उसको अपने आप को दिखाने की कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि केतु पुरानी स्मृतियों का है, वो पुराने विचारों में अधिक डूबा रहता है। केतु जब आपका 4th हाउस में होता है तो आप प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते, विचार अधिक नहीं करते, लेकिन केतु एक तरीके से जादू भरा काम करता है। केतु जहां पर बैठा है उस जगह से रिलेटेड आप सेटिस्फाई रहते हैं क्योंकि आपको फोकस हटा दिया वहां से। अब 5th हाउस में आ जाता है तो उसको विद्या, बुद्धि और संतान से रिलेटेड उसको कोई बहुत ज्यादा चिंता अधिक नहीं होती। अब वहां पर प्रॉब्लम भी हो सकती है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, वो और प्लैनेट से डिपेंड करता है। केतु अगर जो है 6th हाउस में होता है, उस व्यक्ति को नौकरी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। और केतु जब 7th हाउस में होता है वो पत्नी की चिंता नहीं करता, पत्नी से रिलेटेड उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बने रहते हैं। केतु जब 8th हाउस में होता है, ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाता है और उसका जो ध्यान, मेडिटेशन वगैरह ये इन सब चीजों में जाता है। केतु जब 9th हाउस में होगा तो भी वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। केतु जब 10th हाउस में होता है उसको अपने कार्य की ओर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसका कार्य स्वयं ही चलता रहता है, वो ध्यान ना भी दे तो भी चलता रहेगा और पद प्रतिष्ठा की ओर ध्यान नहीं देता ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को जरा भी चिंता नहीं होती कि मैं ये कार्य कर रहा हूं तो मेरे पद पर, मेरी प्रतिष्ठा पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर केतु है तो आपको फोकस करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये आपकी डेस्टिनी कहती है। केतु 11th हाउस में, इनकम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जितना रिलैक्स होते जाएंगे उतना आपको इनकम होती जाएगी। केतु 12th हाउस में, इसीलिए मोक्ष का कहा गया है कि 12th हाउस होता है भोगों का और आपके सभी प्रकार के सुखों का। अब 12th हाउस में है, आपको खर्चे की चिंता नहीं होगी, आपको इन्वेस्टमेंट की चिंता नहीं होगी। इसीलिए शास्त्र ये कहते हैं कि केतु जब द्वादश भाव में आ जाता है तो मोक्ष दे देता है क्योंकि वो चिंता नहीं कर रहा। इस प्रकार से राहु केतु का फल किया जाता है। सिंपल अगर हम देखें तो इनसिक्योरिटी आपका भविष्य पैदा करता है। जहां केतु है वहां ध्यान देने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं, वह सुख आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक और बात मैं बता दूं कि अकेले राहु केतु से पूरी कुंडली का फलित नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस इसमें देखी जाती हैं। केतु किन किन नक्षत्रों से और कौन कौन से प्लैनेट से अपना संबंध बना रहा है। एक और बात कि राहु और केतु जैसे प्लैनेट आकाश तारा मंडल पर देखने में दिखाई नहीं देते क्योंकि ये छाया है और 180 डिग्री के एंगल पर पड़ रही है, इसलिए राहु केतु हमेशा 180 डिग्री के एंगल पर रहते हैं। छाया को ही माया भी कहा है। तो जो खोपड़ी हमारी चलती है जब फ्यूचर का विचार कर रही है वो राहु में है, जब वो पुरानी स्मृतियों के बारे में विचार कर रही है तो वह केतु है। इसलिए राहु केतु की इतनी चर्चा की जाती है
क्योंकि राहु और केतु कोई प्लैनेट्स नहीं, आपके विचारों की एक श्रृंखला है। कभी वह भविष्य में होता है तो राहु है, कभी वह भूत में होता है तो केतु है। तो शास्त्री जी, जैसे हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना है साढ़े साती लगी हुई है, तो ये साढ़े साती होती क्या है? साढ़े साती के विषय में मैं आपको बताऊं कि जो जन्म की राशि है, चंद्रमा जहां पर होता है वह जन्म राशि बोली जाती है। उसको मून साइन भी लोग कहते हैं। जब मून साइन से शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, अब मून से 12th हाउस और जहां पर मून है वहां, और मून से 2nd हाउस, ये 2.5 साल का 3 हाउसेज में जब शनि रहता है तो उसको 7.5 वर्ष का पीरियड होता है। तो कई लोगों ने ये भ्रांतियां फैलाई कि साढ़े साती से ऐसा बहुत कुछ आपके साथ नेगेटिव हो सकता है और इसीलिए शनि से लोग घबराने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। सैटर्न की पोजीशन आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ है, और सैटर्न गोचर में, ये गोचर के अनुसार देखते हैं, जहां पर आपकी जन्म पत्रिका में मून साइन है और गोचर में सैटर्न वहां पर आ गया, मून से 12th हाउस में आ जाए, मून जहां बैठा है वहां आ जाए और मून के 2nd में आ जाए, तो उसको साढ़े साती बोल दिया जाता है, क्योंकि वह 7.5 वर्ष का पीरियड होता है। अब शनि कर्म का कारक प्लैनेट है, तो द्विद्वादश जो संबंध बनता है, चंद्रमा का द्वादश भाव में सैटर्न के आ जाना, चंद्रमा के 2nd में सैटर्न का आ जाना, और जहां चंद्रमा बैठा है वहां पर सैटर्न के आ जाने से लोगों को घबराहट होती है, लोग भयभीत होते हैं। उसका कारण है कि शनि कर्म का कारक है, जैसे हमने कर्म किए वैसा हमें फल देगा। लेकिन हर किसी की कुंडली में प्रत्येक व्यक्ति के लिए शनि की साढ़े साती खराब नहीं होती। वो आपके प्लैनेट पोजीशन पर डिपेंड करती है कि आपके लिए वह नुकसानदायक होगी या फायदा कराएगी। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सफल असफल व्यक्ति स्वयं बनाता है। दशाएं कंडीशन बता देती हैं आपकी कि आपको किस कंडीशन में रहना चाहिए। अगर आप उस कंडीशन को स्वीकार करते हैं और उस कंडीशन के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं, तो कोई भी दशा, कोई भी शनि की साढ़े साती आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। हमने सुना है कि रावण जो था वो बहुत विद्वान था और उसने सारे ग्रहों को एक जगह पर एकत्रित कर लिया था, तो अभी उसका एक अंत हो गया। तो ये राशि की वजह से हुआ या फिर प्लैनेट्स की वजह से हुआ या उसका कर्म ने करवाया उसके साथ? आपका कर्म डिसाइड करता है आपकी फ्यूचर या आपकी राशि डिसाइड करती है आपका फ्यूचर? रावण के केस में जैसे कहा, विद्वान था, जिस व्यक्ति का जो मार्ग है वह अपने मार्ग को प्रशस्त कर ले, अपने मार्ग को देख पाए, तो प्रत्येक व्यक्ति सुखी है। उसी प्रकार रावण विद्वान होने के कारण वो प्लैनेट पोजीशन के अनुसार चल सकता था, इसलिए उसके लिए ये कहावत बन गई कि उसने सभी को अपने वश में कर लिया था। अब रही बात ये कि शनि को बंधक बना लिया था, हनुमान जी ने उसको छुड़ाया था, ये कथा आती है। शनि को बंधक बनाना मतलब अपने कर्म को बांध लेना, तो कर्म उसी प्रकार से करता था। अगर हम लॉजिकल माइंड से थोड़ा सा सोचें, पुराणों में, कथाओं में हमें मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ चीजें समझाने का प्रयास किया जाता है, उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब एज इट इज ऐसा हुआ था नहीं हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात सत्य है। अगर कथा हमें ये बताती है कि रावण ने उन एनवायरनमेंट में जीना सीख लिया था जो राशि और ग्रहों के अनुसार थी। अब रही बात कि रावण का अंत, इस जगत में हमेशा के लिए कोई भी नहीं है। अब हम देखें, चाहे रावण चाहे राम हुए, आज कहाँ है? आज हमें देखने को कोई नहीं मिला, लेकिन राम की हम स्मृति लेते हैं। जैसे ही हम राम का स्मरण करते हैं, रावण का भी तो स्मरण हो जाता है साथ में। रावण को प्रत्येक वर्ष आप मारने का प्रयास करते हैं, कितने वर्षों से ये लीला चली आ रही है, तो रावण तो आज भी नहीं मर पाया। जहां राम होगा वहां रावण की चर्चा अवश्य होगी, जहां रावण की चर्चा होगी वहां राम
की चर्चा जरूर। अवश्य होगी। तो अंत की बात करें, विद्वता, विद्वान, विज्ञान, इनका अंत नहीं होता, इनकी क्रम दर क्रम ये बढ़ते चले जाते हैं, इनमें नई नई खोज होती चली जाती है। अब रही बात कि रावण ने ये कर्म किया, ये कथा के माध्यम से हमें ये सिखाने का प्रयास किया गया है पुराणों के अनुसार कि जो व्यक्ति गलत करेगा उसका अंत भी गलत होगा। वही डायमेंशन वाली बात आ जाती है, वही उसी आयाम वाली बात आ जाती है कि अधिक शक्तियां पाकर, अधिक विद्वान होकर आप किसी की दूसरे व्यक्ति पर शासन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको कष्ट होगा। अब यहीं पर रावण ने भी क्या प्रयास किया था, किसी स्त्री के ऊपर शासन करने का प्रयास किया, किसी दूसरे की स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, विद्या के बल पर, धन के बल पर और अपने बाहुबल पर। लेकिन इस जगत का सत्य ये है कि यहाँ पर सदा के लिए कोई नहीं है। सदा आपके पास विद्या नहीं रहेगी, सदा आपके पास धन नहीं रहेगा, या सदा आपकी भुजाओं में बल नहीं रहेगा, क्योंकि भूमि अपुत्रा नहीं है। भूमि ने एक पैदा किया है, पुनः उसके विपरीत भी दूसरा पैदा कर देती है। तो रावण के संदर्भ में मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हाँ, वह ज्योतिष का और व्याकरण का विद्वान था, प्रकृति के नियमों को समझता था। इस कारण से वह इस जगत में सफलताएं प्राप्त करता चला गया। जो व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल चलता है उसको सफलता स्वयं ही प्राप्त होती ही है। काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लोग किसी का गलत कर सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और पूर्ण शक्तियां परमात्मा ने उसको दी हुई हैं। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति का गलत कभी नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति का मन कमजोर है और जिस व्यक्ति के मन में कई प्रकार की शंकाएं हैं, इनसिक्योरिटी है, वो स्वयं ही सोचता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरे साथ गलत कर दिया या कोई दूसरा व्यक्ति मेरे साथ गलत कर देगा, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा या तंत्र मंत्र के द्वारा। जबकि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने सब क्षमताएं बराबर दी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि इस जगत में कोई कमजोर नहीं है और कोई शक्तिशाली नहीं है। व्यक्ति ने स्वयं ही क्रिएट किया है, स्वयं ही मान रखा है। प्लैनेट पोजीशन के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार, विचार बनते हैं और बिगड़ते हैं। यह प्लैनेट ही व्यक्ति को जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव कराते हैं, एक्सपीरियंसेस कराते हैं। अगर इन प्लैनेट के डायमेंशन को अगर हम समझ जाएं और उसी डायमेंशन, उसी एनवायरनमेंट में जैसा प्लैनेट चाहता है अपने आप को ढाल लेते हैं तो जीवन सुखी हो जाता है। ये पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि क्या हमारे फैमिली के लोगों की राशि, बच्चे की या मामा की या भतीजे की, किसी की भी राशि हमारे ऊपर इफेक्ट गलत कर सकती है क्या? किसी भी दूसरे व्यक्ति की कुंडली आपके ऊपर जब तक प्रभाव नहीं कर सकती तब तक कि वह व्यक्ति आपके मन में नहीं रहता। तो किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली, आपके संबंधी की कुंडली के जो भी प्लैनेट्स हैं, जब आप उनके साथ रहते हैं तो प्रभाव डालते हैं, अन्यथा नहीं। 8 फुट की प्रत्येक व्यक्ति की ऑरा होती है। अगर उसके अंदर कोई व्यक्ति है और उसके प्लैनेट, आपका जो संबंध है उनसे, उसमें कुछ भी दिक्कत है या उस प्लैनेट की पोजीशन के कारण आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा ज्योतिष बोल रहा है, तो आपके प्लैनेट में भी कहीं ना कहीं ऐसा होगा, तभी आपके साथ घटना घटेगी, अन्यथा आप उससे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तो धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई ज्योतिषी की और एस्ट्रोलॉजी की। तो अगली बार हम आपसे बात करेंगे ज्योतिषी पर किस तरीके के उपचार किए जाते हैं, और भी कई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। वैसे भी क्योंकि ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया है, अगली बार हम एक और पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।